हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। रिसेंट हम वीडियोस में हमने पॉवर्टी को कवर किया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कवर किया था, इकोनॉमी को कवर किया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कवर किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट इश्यूज का पार्ट 1 कवर किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कन्वेंशंस कौन कौन से हैं एंड प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन से हुए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। सो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर देती हूँ बिकॉज स्क्रीन में थोड़ा सा हिस्सा कवर हो जाता है। ओके, सो इन एनवायरनमेंट कन्वेंशंस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस कौन कौन से हुए हैं और प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हुए हैं। एनवायरनमेंट कन्वेंशंस होते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स टू टेक एक्शंस अगेंस्ट द एनवायरमेंटल थ्रेट्स। यानी कि जो अलग अलग गवर्नमेंट्स है जैसे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सब एक साथ मिल करके ऐसे कन्वेंशंस करती हैं ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं उनको टैकल किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज की भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल अलायंसेस भी होते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो हर एक कंट्री को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो सके, वो बेटर हो सके। These international conventions on environment are often legally binding and encourage nations to plan and take active actions against issues that affect the environment negatively. Environment conventions can be held at national as well as global level. In fact, in the recent years, there have been numerous international conventions on the environment to focus on global issues related to the environment. Global efforts can help control the effects of global warming and protect the environment. Therefore, environmental conventions are important to raise the issue of environmental protection. यानी कि environment protection एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसमें सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि हर एक कंट्री को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब सारी कंट्रीज मिल करके इन ग्लोबल इश्यूज को हैंडल करेंगी तो इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस हो सकते हैं, उस पर इफेक्ट आएगा। साथ में हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि ग्लोबली हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है आपका ये है कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट कन्वेंशंस जो अभी तक हुए हैं। पहला है आपका रामसर कन्वेंशन, ये 1971 में हुआ था। इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। इसका पर्पस है टू फोकस ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। सो जितने भी वेटलैंड्स है उनका प्रॉपर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज रामसर कन्वेंशन का मेन पर्पस है। इसकी की अचीवमेंट्स क्या है? डेजिग्नेशन ऑफ रामसर साइट्स विच आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि जितने भी आपने अक्सर लिस्ट देखी होगी रामसर साइट्स की कि जितने भी जो वेटलैंड्स है चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो सब उसमें कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। ये 1975 में आई थी। फौना एंड फ्लोरा क्या होते हैं? ये आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। इसका पर्पस क्या है? इट रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered एंड थ्रेटन स्पीशीज टू इंश्योर देयर कंजर्वेशन। साइट्स का मेन पर्पस क्या है? मॉनिटर करना और रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को ताकि जो endangered और थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं उनका कंजर्वेशन इंश्योर किया जा सके। इसकी की अचीवमेंट्स है लिस्ट ऑफ स्पीशीज इन अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 विच कंट्रोल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि जितने भी स्पीशीज आपके अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 में दिए हैं उनके ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका COP, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इट represents periodic meetings held under various international environmental conventions such as United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC। इसका मेन पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डिस्कशंस among member countries regarding the implementation of specific conventions।
इसके की अचीवमेंट्स क्या-क्या रहे हैं? एस्टैब्लिशिंग बाइंडिंग एग्रीमेंट्स एंड टारगेट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट है आपका बॉन कन्वेंशन, ये 1979 में हुआ था। इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका मेन पर्पस है टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसकी की अचीवमेंट्स क्या है? इनकी की अचीवमेंट्स है क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड अग्रीमेंट्स सच एज अफ्रीकन एंड यूरेशियन वाटरबर्ड एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका आता है यूएनसीसीडी, 1994 में ये आया था। इसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका मेन पर्पस है टू एड्रेस डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड लैंड मैनेजमेंट। इसकी की अचीवमेंट्स है प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज एंड रेस्टोरेशन प्रैक्टिस इन अफेक्टेड एरियाज, यानी कि जो भी आपका डिग्रेडेड लैंड है या डिफॉरेस्टेड डेजर्टिफाइड लैंड है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए ताकि उसकी जो रेस्टोरेशन है उसको किया जा सके, ताकि उस लैंड को डिग्रेड होने से बचाया जा सके और उसकी जो फर्टिलिटी है उसको रिस्टोर किया जा सके। नेक्स्ट है आपका यूनेप। यूनेप आपका 1972 में आया था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मेन पर्पस है इट कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी की अचीवमेंट्स है फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन एंड प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल असेसमेंट्स एंड गाइडेंस। लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे आपको जितने भी कन्वेंशंस हैं उनके नेम्स और किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए हैं वो सारे आपको प्रोवाइडेड है। ये आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं या फिर आप इनके जो मेन पर्पस है किस लिए इनको दिया गया था वो आप कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ कवर अप ऑलरेडी कर लिए हैं और कुछ को आप आगे भी कवर कर सकते हैं। जैसे आपका रामसर कन्वेंशन हो गया, ये 1971 में आया था। इसका मेन पर्पस है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। साइट्स आपका 1975 में आया। इसका मेन पर्पस है इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज के जो है उनको रेगुलेट करना ताकि उनका एक्सटेंशन ना हो। जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका जो ओजोन लेयर डिप्लीट होती है उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया उसको रिड्यूस करने का ये काम करता है। उसके अलावा आपका जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, ये आपका मेन 1992 में आया था और इसका मेन पर्पस है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एमिशंस रिडक्शंस की कमिटमेंट देना। नेक्स्ट आपका जैसे कयोटो प्रोटोकॉल हो गया। कयोटो प्रोटोकॉल आपका एक एक्सटेंशन है यूएनएफ ट्रिपल सी का। ये 1997 में आया था और ये टारगेट सेट करता है कंट्रीज के ऊपर ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसे कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है आपका जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका 2001 में आया था और इसका एम है टू एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट करना प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का, जो कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए ही हार्मफुल है। नेक्स्ट आपका है नगोया प्रोटोकॉल। ये 2010 में आया था और ये इंश्योर करता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अलावा और भी कई हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बट जब ये ब्लू में हाईलाइटेड है ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो बाकी है वो भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका बॉन कन्वेंशन हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, बेसल कन्वेंशन हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, रियो समिट है, यूएनसीसीडी है, रॉटनबर्ग कन्वेंशन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, यूएनआरईडीडी है आपका, कॉप 21 है, फिर किगाली अमेंडमेंट, कॉप 24 एंड कॉप 25। इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अगर नहीं भी पढ़ने हैं तो ये आपको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे आपका पहला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये आपके सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं। सो ये आपका यूएनएफसीसीसी आपका 1992 में आया था और इसका मेन जो पर्पस है वो है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट।
नेक्स्ट आपका कयोटो प्रोटोकॉल है, ये एक एक्सटेंशन है इसी का, UNFCCC का एक्सटेंशन है कयोटो प्रोटोकॉल। ये 1997 में आया था और ये टारगेट सेट करता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट आपका आता है पेरिस एग्रीमेंट, ये 2015 में आया था अंडर UNFCCC, इसी के अंडर ये अग्रीमेंट हुआ था। ये लिमिट करता है ग्लोबल वार्मिंग को below 2 degree Celsius and above pre-industrial levels with efforts to limit it to 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो उसको लिमिट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट है आपका वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन हुआ था आपका ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, ये 1985 में आया था और इसका मेन पर्पस है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के फ्रेमवर्क को सर्व करता है ताकि जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके कि थ्रू रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, जैसे आपके CFCs होते हैं, उन्हें रिड्यूस करना। नेक्स्ट है आपका रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये आपका 1971 में आया था और इसका मेन पर्पस है टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स एंड देयर इकोलॉजिकल वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता क्या है, ये है क्या, व्हाट इज ISA? तो ISA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज क्रिएटेड टू प्रमोट सोलर एनर्जी यूज। It brings together countries located near the equator where there is a lot of sunshine for solar power। यानी कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा महत्व देते हैं कि सोलर एनर्जी, यानी कि कोल और अदर फ्यूल को यूज़ करने की बजाय हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें। और इसके लिए उन एरियाज को चुना जाता है जहाँ पे सन सबसे ज़्यादा शाइन करता है। तो जो भी एरियाज नियर द इक्वेटर है, जहाँ पे सन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, वहाँ पर ये सोलर पावर इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि वहाँ पे इसकी पैनल्स बनाए जा सके, इनकी पूरी जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लगाए जा सके ताकि वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट है आपका व्हेन एंड हाउ वाज ISA स्टार्टेड। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट कब हुआ था और कहाँ से? तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में एट अ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये ISA नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांसियो होलांडे, द यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी बैन की मून वाज आल्सो देयर। सो ये जो कन्वेंशन था ये आपका व्हेन 2015 एंड हाउ बाय नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये जो पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर इसे लॉन्च किया था। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट भी अवेलेबल थे और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है आपका इसका इस ISA का विजन क्या है और मिशन क्या है? ISA का गोल है टू हेल्प कंट्रीज यूज सोलर एनर्जी इन अ सेफ, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल वे, यानी कि उसको सेफ तरीके से और अफोर्डेबल ताकि हर एक व्यक्ति यूज कर सके और सस्टेनेबल वे में। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज, businesses and organizations to work together on solar energy products। ये जिन जिन कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ के बिजनेसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं ताकि सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है आपके इसके मेंबर्स कौन कौन है। ISA एग्रीमेंट को 2016 में 79 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था और these countries are committed to use solar power to meet their energy needs। और ये सारी कंट्रीज जो है वो सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड करती हैं अपने सारे एनर्जी नीड्स के लिए। नेक्स्ट है आपका पेरिस डिक्लेरेशन। पेरिस डिक्लेरेशन वाज इशूड व्हेन ISA स्टार्टेड। तो जो आप जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका स्टार्ट हुआ था, पेरिस डिक्लेरेशन आपका उसी टाइम पे इशू किया गया था। It says that member countries want to make solar energy cheaper and more accessible। यानी कि इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका ये मोटिव है कि वो सोलर एनर्जी को ज़्यादा चीपर और एक्सेसिबल बना सकें। दे प्लान टू गेट ओवर 1000 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट फॉर सोलर एनर्जी बाय 2030। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ISA का जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में है, गुरुग्राम, हरियाणा में। It
It's where they manage their activities and projects related to solar energy. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।